तो इस रहस्य के सफर में ना एक ऐसी दास्तान हमारे सामने आती है जो डर और सस्पेंस की लिटरली सारी हदें पार कर देती है। आज हम जिस डार्क और एटमॉस्फेरिक कहानी का विश्लेषण कर रहे हैं वो शुरू तो होती है एक बिल्कुल आम शहर की आम जिंदगी से, पर खत्म वहां होती है जहां इंसान का दिमागी काम करना बंद कर दे। एक पुरानी सी बिल्डिंग, मुंबई की वो भयंकर रुकने का नाम ना लेने वाली बारिश और एक ऐसी जगह जिसका नाम तो शांतिवन है, पर ट्रस्ट मी वहां शांति के अलावा सब कुछ है। तो आइए इस पूरी कहानी के एक एक पहलू और इसके गहरे राज को डिटेल में समझते हैं। तो चलिए सीधे इस कहानी में डाइव इन करते हैं। अमन वर्मा नाम का एक लड़का नई जॉब और नई जिंदगी की बहुत सारी उम्मीदें लेकर मुंबई आता है। बाहर बिजली चमक रही है, तेज बारिश हो रही है और अमन एक ऐसी बिल्डिंग के सामने खड़ा है जिसका नाम है शांतिवन रेजिडेंसी। अब यहां आते ही ना एक उसूल साफ कर दिया जाता है। हर बिल्डिंग के कुछ रूल्स होते हैं और कुछ राज। पता है, ये सिर्फ एक नॉर्मल डायलॉग नहीं है, ये एक खुली चेतावनी है, एक वार्निंग। ये बिल्डिंग का माहौल और उसके अंदर छुपे उस खतरे को पहली ही बार में दर्शा देता है। एक नई शुरुआत के लिए आने वाला इंसान अनजाने में ही सही एक ऐसे जाल में कदम रख रहा है जिसके रूल्स उसे एक्चुअली पता ही नहीं है। यहाँ आसपास की डिटेल्स पर अगर हम थोड़ा गौर करें ना तो ये बिल्कुल एक परफेक्ट थ्रिलर वाली सेटिंग लगती है। दीवारों पर पुरानी सीपेज की लकीरें, बार बार ब्लिंक करता हुआ मेन गेट का बल्ब और रिसेप्शन पर टिक टिक करते हुए एक पुरानी घड़ी। देखिए, ये कोई मामूली डिटेल्स नहीं है, ये एनवायरमेंट विजुअल स्टोरी टेलिंग का एक बहुत ही बेहतरीन हिस्सा होती है। वो घड़ी की टिक टिक वो दर्शाती है जैसे हर सेकंड किसी अजीब चीज का इंतजार हो रहा हो, एक इम्पेंडिंग डूम या एक आने वाले खतरे का इशारा। माहौल इतना अनसेटलिंग है ना कि बिल्डिंग के अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो जाती है। और पता है इस बेचैनी को और ज्यादा क्या बढ़ाता है, एक बहुत ही अजीब सी वार्निंग। रिसेप्शन पे देखा वो मैनेजर जिसके बाल सफेद हैं और आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे हैं, वो रजिस्टर आगे बढ़ाते हुए ये बात कहता है कि रात में अगर आवाज आए इग्नोर करिएगा। इस डायलॉग की वो डेड पैन और सॉम्बर डिलीवरी आप सच में महसूस कर सकते हैं। अमन जब नेचुरली पूछता है कौन सी आवाज, तो मैनेजर सीधा उसकी आंखों में देखता है और बस इतना दोहराता है कि बस इग्नोर करिएगा। सीरियसली, ये कितना अजीब और डरा देने वाला वेलकम है ना। बिना किसी एक्सप्लेनेशन के एक नए टेनेंट को ऐसी चेतावनी मिलना, ये कोई सफेद झूठ नहीं था, बल्कि आने वाली भयानक रातों का एक क्लियर ट्रेलर था। अब यहां एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी का एक बहुत ही क्लियर कॉन्ट्रास्ट उभर कर आता है। एक तरफ फ्लैट 307 अंदर से बिल्कुल साफ और नया सा लगता है, एक परफेक्ट जगह एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए। अमन को यही उम्मीद थी, लेकिन दूसरी तरफ रियलिटी बिल्कुल बिल्कुल अलग है। एक सीलिंग फैन जो लगातार कर कर की अजीब आवाज कर रहा है और मैनेजर की वो ऑमिनस वार्निंग। इन दोनों का जक्सटापोजिशन दिखाता है कि कैसे एक सुपरफिशियली नॉर्मल दिखने वाली जगह के अंदर एक बेहद डिस्टर्बिंग सच छिपा हो सकता है। पर अमन अभी तक इस इल्यूजन में है कि सब ठीक है। उसने आराम से पिज्जा ऑर्डर किया और अपने लैपटॉप पर काम करने लगा। अब इस पॉइंट पर जो सबसे दिलचस्प और डरावनी बात है ना, वो ये है 1:15 AM। कहानी में ये कोई आम वक्त नहीं है दोस्तों, बल्कि ये एक रिकरिंग मोटिव बन जाता है, एक एकदम टेरिफाइंग पैटर्न। रात को 12 बजे सोने के बाद ठीक इस वक्त हर रोज एक ऐसी चीज होती है जो अमन की चेन की नींद तोड़ देती है। ये टाइम स्टैम्प ना एक दरवाजे या दीवार का काम करता है जो नॉर्मल दुनिया और सुपरनैचुरल दुनिया को अलग करती है। इस एग्जैक्ट वक्त पर आकर दोनों दुनियाएं आपस में टकराती हैं। ठीक 1:15 AM पर अमन की आंख अचानक इन अजीब आवाजों से खुलती है। थक थक घुसरुस, जैसे कोई बहुत ही भारी अलमारी जमीन पर घसीट रहा हो। और आवाज कहां से आ रही थी? बिल्कुल अमन की सीलिंग के ठीक ऊपर से। पहले तो वो उसको थोड़ा इग्नोर करने की कोशिश करता है, पर आवाज और तेज होती जाती है, जैसे फर्नीचर को बिल्कुल जबरदस्ती धक्का दिया जा रहा हो। अमन आखिर में परेशान होकर सीलिंग की तरफ चिल्लाता है, हेलो, थोड़ा धीरे। और अचानक सब कुछ बंद, एकदम सन्नाटा, सिर्फ बाहर गिरती बारिश की आवाज। ये पहली रात का इंसिडेंट उस सस्पेंस को धीरे धीरे बिल्ड करता है। लेकिन अमन इस वक्त डरता नहीं है, वो बस नींद खराब होने की वजह से परेशान और चिढ़ा हुआ है। लेकिन दूसरी रात ये टेंशन एक बिल्कुल नए लेवल पर चली जाती है। सेम टाइम स्टैम्प, एग्जैक्ट 1:15 AM। पर इस बार आवाज पहले से कहीं ज्यादा तेज और कहीं ज्यादा वायलेंट थी। धड़ाम, जैसे किसी ने पूरी की पूरी टेबल जोर से पलट दी हो। अब ये सिर्फ किसी पड़ोसी का लेट नाइट शोर बिल्कुल नहीं लग रहा था। इस बार अमन की एनॉयंस ना अपने एब्सोल्यूट एक्सट्रीम पर थी।
और वो तय करता है कि वो डायरेक्टली ऊपर वाले फ्लैट में रहने वालों को कन्फ्रंट करेगा। और दोस्तों, ये वही एग्जैक्ट पॉइंट है जहां ये मिस्ट्री अपने अगले और सबसे डरावने फेज में एंटर करती है। तो अमन बाहर निकलकर लिफ्ट के पास पहुंचता है ताकि वो डायरेक्टली 4th फ्लोर पर जा सके। पर तभी एक बहुत अजीब सवाल उठता है, लिफ्ट में 4थे फ्लोर का बटन कहाँ है? उसने पैनल देखा, ग्राउंड 1, 2, 3 और बस खत्म। एक ऐसी बिल्डिंग जहां उसके ठीक ऊपर फ्लैट है, वहां जाने का रास्ता ही कहाँ गया? ये वो पल है जहां लॉजिकली ना कुछ भी मेक सेंस करना बिल्कुल बंद कर देता है। और तभी पीछे से एक डरी हुई आवाज आती है। सिक्योरिटी गार्ड, जिसका चेहरा उस वक्त सच में दहशत में है, वो रिवील करता है कि सर 307 के ऊपर कोई फ्लैट नहीं है। और उसके बाद वो जो कहता है ना, वो सबसे ज्यादा स्पाइन चिलिंग हिस्सा है। 4th फ्लोर 2 साल पहले सील हो गया था। ये एक ऐसी टेरिफाइंग रियलिटी थी जिसका अमन ने अंदाजा भी नहीं लगाया था। जिस सीलिंग के ऊपर से रात भर भारी फर्नीचर खिसकने और गिरने की आवाजें आ रही थीं, वहां कोई एम्प्टी फ्लैट नहीं है, बल्कि एक कंप्लीटली बंद और सील्ड स्पेस है। यहां आकर अमन का गुस्सा और हंसी गायब हो जाती है। रियलिटी अब एक बिल्कुल डरावना रूप ले चुकी है। तो अगर हम इस टाइमलाइन को ध्यान से देखें तो ये दर्शाती है कि सिचुएशन कितनी तेजी से डिटीरियोरेट हुई। पहली रात जो सिर्फ एक माइल्ड अनॉयंस या परेशानी थी, दूसरी रात वो उस मिसिंग फ्लोर की भयानक सच्चाई में बदल गई। और अब तीसरी रात आने वाली है जहां एक फिजिकल इन्वेस्टिगेशन एक फोन रिकॉर्डिंग के जरिए होने वाली है। माइल्ड अनॉयंस से अचानक सर्वाइवल और प्योर हॉरर का ये जो ट्रांजिशन है ना, ये इतना फास्ट है कि दिमाग को प्रोसेस करने का वक्त ही नहीं मिलता। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट है तीसरी रात। अमन ने डिसाइड किया कि कुछ भी हो जाए, आज वो सोएगा नहीं। उसने स्ट्रॉन्ग कॉफी बनाई, फोन का कैमरा ऑन करके रखा और ठीक इस नाइटमेयर टाइम स्टैम्प का इंतजार करने लगा। 1:14 और फिर 1:15 और बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक वो डरावना सिलसिला फिर शुरू हुआ। लेकिन इस बार एक फर्क था, अमन तैयार था सब कुछ रिकॉर्ड करने के लिए। ये डिसीजन कहानी को एक पूरा नया मोड़ देता है। अब ये सिर्फ हवा में सुनाई देने वाली आवाजें नहीं थीं, अब इस चीज का एक सॉलिड प्रूफ क्रिएट हो रहा था। अमन के फोन ने जो ऑडियो कैप्चर किया ना, उसको हम क्लिनिकली 3 स्टेप्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। स्टेप 1, वो ही जानी पहचानी फर्नीचर घिसने की क्लियर आवाज। स्टेप 2, एक औरत की हल्की पर दिल दहला देने वाली चीख। अमन ने ऊपर देखकर पूछने की कोशिश भी की, हेलो, पर ऑब्वियसली कोई जवाब नहीं था। और फिर स्टेप 3, एक जोर का धड़ाम, बिल्कुल वैसे जैसे किसी लाइफलेस मृत बॉडी को जमीन पे फेंका गया हो। इन 3 स्टेप्स ने बेसिकली एक वायलेंस, एक पूरे मर्डर के मंजर को उस ऑडियो में कैप्चर कर लिया था। अमन का डर अपने एक्सट्रीम पर था, लेकिन ह्यूमन क्यूरियोसिटी इंसान को रोकने नहीं देती। अमन सुबह होते ही सीधा मैनेजर के पास पहुंचा और वहां मैनेजर ने आखिरकार पूरा राज खोल ही दिया। अमन ने जब मैनेजर को वो फोन वाली रिकॉर्डिंग सुनाई तो डर के मारे मैनेजर के हाथ से चाय का कप ही छूट गया, लिटरली। उसने बताया कि 4th फ्लोर पर पुराने टेनेंट्स रहते थे, राघव और मीरा, और उनके बीच हर रात भयानक लड़ाइयां होती थी। चीखना, चिल्लाना और फर्नीचर तोड़ना वहां आम बात थी। पर सबसे डार्क है इसका आफ्टरमैथ। एक रात के भयानक सन्नाटे के बाद जब फाइनली पुलिस आई तो फ्लैट में सिर्फ और सिर्फ खून पड़ा था। बॉडीज हमेशा के लिए मिसिंग हो चुकी थी। ना राघव मिला, ना मीरा। तो यहां ना 4th फ्लोर का पूरा सच सामने आता है। उस कपल का अचानक वैनिश होना और उस अनसॉल्व्ड केस का हमेशा के लिए खुला रहना, एक्चुअली इसी वजह से वो फ्लोर परमानेंटली सील कर दिया गया था। लेकिन सबसे हॉरिफाइंग फैक्ट ये है कि वो ट्रॉमा, वो वायलेंस वहां से कभी गया ही नहीं। वो आवाजें एक इनएस्केपेबल साइकिल बन चुकी हैं। हर साल किसी ना किसी नए टेनेंट को वो रेजिडुअल एकोज, वो घिसटने की आवाजें सुनाई देती हैं। अमन वर्मा ना बस एक नया शिकार था इस हॉन्टिंग साइकिल का, जो उस दर्दनाक रात की आवाजों को अपने फ्लैट में दोबारा जी रहा था। अपने रूम में वापस आने के बाद जब अमन हेडफोन्स लगाकर वो रिकॉर्डिंग ध्यान से दोबारा सुनता है, तब पता है क्या होता है? एक बेहद फेंट, एकदम छुपी हुई आवाज बैकग्राउंड से उभर कर आती है, मत खोलो, वो अभी भी यहीं है। ये डायलॉग सिर्फ पास्ट की एक वार्निंग नहीं है, ये एक चिलिंग कन्फर्मेशन है कि वो रिकॉर्डिंग सिर्फ पिछले सालों की एको नहीं है, बल्कि ठीक उस मोमेंट पर प्रेजेंट का खतरा है। इस वार्निंग के कानों में पड़ते ही वो एक इनविजिबल प्रेजेंस पूरे फ्लैट में साफ महसूस होने लगती है। और ठीक तभी सब कुछ फिजिकली बदल जाता है। बेडरूम का वो कर कर करता हुआ पंखा अचानक रुक जाता है, टोटल ब्लैकआउट। और पूरे अंधेरे में सीलिंग से ठीक अमन के सर के ऊपर एक नॉक होता है। ठक ठक ठक।
जैसे कोई बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा हो। उस सुपरनैचुरल एंटिटी ने अब सिर्फ आवाज़ों का सहारा छोड़ दिया था, अब वो फिजिकली उस कमरे में मैनिफेस्ट होने की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। अब ऐसे में दिमाग सबसे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्या देता है? यही कि ये सिर्फ रेन वाटर का लीक होगा। पुरानी बिल्डिंग है भाई, सीपेज का इशू तो पहले से ही था। पर ठीक उसी वक्त एक बूंद अमन के हाथ पर गिरती है और रियलिटी बिल्कुल अलग थी। वो बूंद ठंडी और पानी जैसी बिल्कुल नहीं थी। वो गाढ़ी, गर्म और बिल्कुल फ्रेश खून था। ये एग्जैक्टली वो पॉइंट है जहां कोई भी होप पूरी तरह खत्म हो जाती है और प्योर अनअडल्टरेटेड हॉरर टेक ओवर कर लेता है। सिचुएशन अब कंट्रोल से बिल्कुल बाहर हो चुकी है। उस सीलिंग पर एक लंबी सी दरार बनती है, ठीक उसी जगह से जहां से खून टपक रहा था, बिल्कुल जैसे ऊपर से कोई उस सीलिंग को अपने हाथों से फाड़ रहा हो। और उस लंबी क्रैक के अंदर से एक आंख झांकती हुई दिखाई देती है, पूरी सफेद आंख जो ऊपर से सीधा अमन को घूर रही थी। पेसिंग इतनी तेज हो जाती है यहाँ की, ये सीन हॉरर की एब्सोल्यूट पीक को रिप्रेजेंट करता है, जब वो स्ट्रक्चरल बैरियर और सुपरनैचुरल बैरियर दोनों एक ही साथ टूट जाते हैं। अमन का पैनिक अब अपने एक्सट्रीम पर पहुंच चुका था। वो भागकर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, पर फर्स्ट स्टेप, दरवाजा कंप्लीटली जैम हो चुका है। बचने का रास्ता परमानेंटली बंद। फिर उसके ठीक पीछे से हॉल के बीच में सेकंड स्टेप, एक पुरानी खून से भीगी अलमारी अपने आप स्लाइड होने लगती है। और आखिर में थर्ड स्टेप, एक मृत आदमी वहां प्रकट होता है। टूटी हुई गर्दन, खून से भरा चेहरा, होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान। राघव का भूत ठीक उसके सामने खड़ा था। अमन कंप्लीटली उस फ्लैट में ट्रैप हो चुका था। और ये बात ना ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करती है कि ये ट्रैप कितना इनएविटेबल था। राघव के खून से सने हुए होंठ खुलते हैं और एक ऐसी लाइन आती है जो हमेशा के लिए जहन में बस जाती है, आखिर तुमने ऊपर देख ही लिया। ये डायलॉग साबित करता है कि वो एंटिटी सिर्फ और सिर्फ इसी मौके का इंतजार कर रही थी। जब तक अमन ने मैनेजर की बात मानी और उसे इग्नोर किया, वो बचा रहा, लेकिन उसकी खुद की क्यूरियोसिटी और ऊपर देखने का वो एक फैसला ही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। ये ट्रैप था ही इसीलिए क्योंकि उन्हें पता था इंसान एक न एक दिन इन्वेस्टिगेट जरूर करेगा। तो अंत में ना एक ऐसा सवाल उठता है जो हम सबको एक गहरे विचार में डाल देता है। आखिर इंसान की फितरत ऐसी क्यों है कि जिस चीज से हमें सबसे ज्यादा डर लगता है, हम उसी के राज खोलने के पीछे क्यों भागते हैं? अमन को पहले दिन ही वार्निंग मिली थी कि आवाजें आए तो इग्नोर कर दिए, पर उसने नहीं किया। क्या हम और आप रियल लाइफ में उस बम्प इन द नाइट को वाकई इग्नोर कर सकते हैं, या हमारी अपनी क्यूरियोसिटी हमें भी ऐसे ही किसी भयानक राज के सामने खड़ा कर देगी? इस सवाल के साथ शांतिवन रेजिडेंसी का ये एक्सप्लेनर एक बेचैन कर देने वाली वार्निंग छोड़ जाता है। याद रखिए, कभी कभी जो चीज अंधेरे में छिपी है ना, उसे वही छोड़ देना ही सबसे बेहतर होता है।